This call is now being recorded. हाँ जी, डाउट्स हैं? हाँ जी मैम। ठीक है, मैं डाउट्स लेती हूँ। आज अगले 40 क्वेश्चन तक कर लूंगी, ठीक है, 40 या 50। इसके बाद हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं सीक्वेंस। दो मिनट रुक जाओ। मैम मुझे ना दो तीन क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी पूछने थे। कोई नहीं। स्टेटमेंट कोई बात नहीं, मैं पोस्ट कर दूंगी ग्रुप में। नेक्स्ट टॉपिक इज हेलो हेलो बोलो जी, बोलो। हेलो हाँ जी, बोलो। मैम यू आर नॉट विजिबल। बाकियों को? हेलो हाँ जी, बोलो, बाकियों को दिख रहा है? यस हाँ जी मैम, दिख रहा है। आप दोबारा ज्वाइन करो। ओके मैम। सीक्वेंस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। की है, पर अभी तक जो हमने की दैट इज एपी
GP एंड HP, ऐसी सीक्वेंस जो पर्टिकुलर रूल्स को फॉलो करती हो, है ना। पर अब मैम जो ये ऊपर वाला दिखाई नहीं दे रहा मैम, ऊपर वाला पार्ट जहाँ आप लिख रहे हो। एक मिनट, अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज एनी सीक्वेंस, ना कि कोई एपी या जीपी, वो नहीं कर रहे हम, ठीक है। एपी जीपी में कोई सीक्वेंस पर्टिकुलर रूल्स को फॉलो करती थी, यहाँ पे जरूरी नहीं कि किसी रूल को फॉलो करती हो, ठीक है। ये आपको मिलेगी ग्रेजुएशन की बुक में मिलेगा, ठीक है। एक सीक्वेंस क्या होती है बेसिकली, जब देखो आप एक क्लास में होते हो एज ए टीचर, जब आप देखते हो कि फर्स्ट बेंच पे कौन बैठा है, सेकंड पे कौन बैठा है, थर्ड पे कौन बैठा है, तो आप ऐसे ही कहते हो ना कि फर्स्ट प्लेस पे कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है ना। तो दैट इज द सीक्वेंस। तो उस चीज को लिखने का कि फर्स्ट सेकंड पे कौन बैठा है, तो देयर इज अ फंक्शन n फ्रॉम सेट x, चाहे यहाँ क्लास ले लो चाहे कोई और सेट ले लो, अगर कोई फंक्शन n to x है देन it is called sequence. Sequence is nothing but a function. अगर मेरा x रियल होगा r तो रियल सीक्वेंस बन जाएगी, अगर कॉम्प्लेक्स होगी तो कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस, रैशनल की सीक्वेंस बनानी हो तो रैशनल सीक्वेंस, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या हो गई, सीक्वेंस हो गई। हमने फंक्शन बनाना है, फंक्शन के लिए क्या है, इधर का हर एलिमेंट उधर मैप होगा, मतलब कि कोई ना कोई फर्स्ट प्लेस पे भी होगा, f(1) की कुछ वैल्यू आएगी, f(2) की वैल्यू भी आएगी, f(3) की भी, ऐसे करके चलता रहेगा। तो जो f(1) की वैल्यू है वो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस है, f(2) क्या है, सेकंड एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस, f(3) क्या है, थर्ड एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है। तो ऐसे करके मैं सीक्वेंस कैसे लिखूंगी, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब कि एक ही पैर में जो है उसको 1 2 3 4 अप टू सो ऑन अप टू इंफिनिटी आप क्या करते रहो, मूव कराते रहो, यू विल गेट द सीक्वेंस एंड इट इज इनफाइनाइट सीक्वेंस बिकॉज डोमेन मेरे पास क्या है, इनफाइनाइट, दैट्स व्हाई इट इज इनफाइनाइट सीक्वेंस, क्योंकि सारे कहीं ना कहीं मूव करेंगे ना तो चलता जाएगा, ये 1 2 3 4 आगे तक चलता जाएगा, दैट्स व्हाई इट इज अ इनफाइनाइट सीक्वेंस, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल 1/n की सीक्वेंस लो, इसमें फर्स्ट एलिमेंट क्या आया, व्हेन यू पुट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n की वैल्यू 1 रख के 1 2 1/3, अगर बना रहे हो ये सीक्वेंस के लिए मतलब यूज करते हैं। हाँ जी हाँ जी। तो an मेरी सीक्वेंस है, सो दिस इज माय सीक्वेंस, ठीक है, ये मेरी सीक्वेंस होगी। नेक्स्ट आगे कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस। मान लो कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है कि जो मेरी सीक्वेंस an है वो किस एक नंबर के पास जा रही है, दैट इज l, l इज कॉल्ड लिमिट। कन्वर्जेंस है का मतलब क्या है कि सीक्वेंस एक किस नंबर के पास जा रही है, दैट l इज कॉल्ड लिमिट ऑफ सीक्वेंस। देखो मैंने अभी क्या कहा, किसी एक नंबर के पास जा रही है, एक ही नंबर बताना है, अगर दो के पास जा रही है फिर उसको कन्वर्जेंस नहीं कहेंगे, ठीक है, एक ही नंबर आना चाहिए। सो लिमिट, जो अभी ये लिमिट है, इज ऑलवेज यूनिक, मतलब एक ही होती है, दो कभी नहीं हो सकती, ठीक है। तो कब कहेंगे कि an l को कन्वर्ज कर रहा है, जो ये दो डंडे है ना ये सीधे वाले, इसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस, रियल में क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। तो अगर an की सीक्वेंस और l के बीच में ये मतलब डिस्टेंस कम हो जाए किसी एप्सिलॉन से, आपने मान लो एप्सिलॉन सोचा वेरी वेरी स्मॉल, किसी ने सोचा हाफ, किसी ने 0.5 0.2 0.1 कुछ भी सोचा, अगर आप हमेशा an के किसी नंबर और l के बीच में अगर डिस्टेंस कम कर पा रहे हो तो an l को क्या करेगी, कन्वर्ज। जरूरी नहीं कि अब जैसे ये है लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी लगा के भी l निकल आता होता है, ये वैसे भी मैं आपको बता देती हूँ, ये बात में करेंगे इसको, एक मिनट।
n टेंड टू इन्फिनिटी लगा के भी सीक्वेंस की लिमिट आ जाती है, जैसे 1/n n टेंड टू इन्फिनिटी। हाँ जी, n की जगह इन्फिनिटी रखा, 1/infinity 0। अब आप चेक करना चाहते हो सीक्वेंस क्या है मेरी, an 1/n, और 0 के बीच में डिस्टेंस कम होना चाहिए लेस देन एप्सिलॉन। सी, जब आपने n की वैल्यू 1 रखी, क्या 1 और 0 के बीच में डिस्टेंस कम हो रहा है? नहीं हो रहा। तो जरूरी नहीं कि पहले ही एलिमेंट से डिस्टेंस कम होना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि n ग्रेटर देन इक्वल टू m। इसका मीनिंग क्या है, वो मेन है कि किसी m नंबर के बाद इनके बीच डिस्टेंस कम होना चाहिए। जैसे कि मान लो आपने एप्सिलॉन की वैल्यू 0.5 सोची, ठीक है, तो आप कोई ऐसा n ढूंढ के लाओ ग्रेटर देन इक्वल टू m। m आप सोचोगे कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 0.5 से कम हो जाए। लाइक किसी ने सोचा 1000, m की वैल्यू 1000 पुट करना है यहाँ पे, 1/1000 माइनस 0 कितना आया, ये सॉर्ट करके 0.001। यस, इट इज लेस देन 0.5, ये है। तो ये गलती मत अपने माइंड में बिठा लेना कि पहले ही नंबर से डिस्टेंस देखना है, नहीं। किसी एक लिमिट के बाद, मान लो यहाँ 1 2 3 4 5 पुट कर रहे हो, किसी एक नंबर के बाद इनके बीच में डिस्टेंस कम होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जेंस। और जिसको भी ये कन्वर्ज करती है वो क्या होती है, मेरी यूनिक लिमिट होती है। ठीक है जी, so this is the convergence. Any doubt so far? कुछ पूछना है? बहुत सारे क्वेश्चन लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी लगा के हो जाएंगे कि जब मैं n की वैल्यू बहुत बड़ी कर दूं अपनी सीक्वेंस में तो वो किसके पास जा रही है। इसका मतलब यही है ना लिमिट का, कि जब n की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाए तो जो ये सीक्वेंस है वो किस एक नंबर के पास जा रही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, सीक्वेंस लिखो, n की वैल्यू 1 रखो, ठीक है। हाँ जी, आप बताओ कि एक लिमिट के बाद ये जो सीक्वेंस है वो किस एक नंबर के पास जा रही है, बोलो। मैम ये कन्वर्जेंट ही नहीं होएगी क्योंकि 2 नंबर्स ही आ रहे हैं 1 एंड -1। कहीं बाद में जाके एक ही नंबर नहीं आ रहा मेरे पास, समझ रहे हो कि हमेशा 1 और -1 आ रहा है। चाहे आप ये सोच लो कि मैं 1000 नंबर के बाद देखूंगी तो भी 1 -1 चलेगा, है ना। अगर आप ध्यान से देखो 1 और -1 के बीच डिस्टेंस कितना है, 2। अगर आपने एप्सिलॉन की वैल्यू 0.5 ले ली तो ये 0.5 से छोटा नहीं है ना। तो इनके बीच में डिस्टेंस कम नहीं हो रहा, कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं है कि डिस्टेंस कम हो जाए। दैट्स व्हाई -1 raised to power n is not convergent sequence। ये कन्वर्ज नहीं कर रही किसी एक नंबर को। ठीक है जी, नेक्स्ट आ गया मेरे पास मोनोटोनिक सीक्वेंस। मैम इसकी एक कन्वर्जेंट वाली एग्जांपल लेना। 1/n अभी कराई तो है पीछे, 1/n goes to 0। वही इसकी, हाँ जी हाँ जी, मोनोटोनिक सीक्वेंस। पहले आ गया मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे ही मैं सीक्वेंस में n+1th वैल्यू दूं तो वो पहले वाली nth वैल्यू से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। When, बस ये तो दिख ही रहा है। अगर डिक्रीजिंग में या इक्वल टू का साइन आता है इंक्रीजिंग में, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग में an, जब मैं n+1th टर्म लिखती हूँ सीक्वेंस की तो वो nth से क्या रहती है, छोटी रहती है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग। अभी कराऊंगी, रुक जाओ, ठीक है। अगर आ गया स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, स्ट्रिक्टली में क्या होगा, यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं आएगा। ऐसे ही स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक
डिक्रीजिंग an plus 1 ये। अब इसके एग्जांपल करते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, मैम जो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा वो कन्वर्जेंट होगा या नहीं? वही तो इसीलिए तो पढ़ रहे हैं इसको कि ऐसा क्या है कि ये हमारे पास कन्वर्जेंट हो जाए। अभी मैं आपको दोनों ही एग्जांपल कराऊंगी कि ये कब कन्वर्जेंट होता है कब नहीं होता। ठीक है, ओके मैम। पहले आप मोनोटोनिक सीख लो। जैसे n की सीक्वेंस है, n की वैल्यू पुट करो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, है ना। ये क्या है, फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ। ध्यान से देखो क्या है कि जब मैं नीचे n+1 करूं, जैसे ये देखो A3 से +1 किया +4, है ना, +1 करके 4 आया, तो देखो A3 से A4 बड़ा है, A2 से A3 बड़ा है, A1 से A2 बड़ा है। चेक करो, क्या अगले वाला पिछले से बड़ा है? यस मैम। स्ट्रिक्टली बड़ा आ रहा है, इक्वल टू का साइन भी नहीं आ रहा, इवन इक्वल भी नहीं है, तो मैं क्या कहूंगी, इट इज स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, अब आप एक सीक्वेंस लो, 1 1 ही है, मैंने क्या लिया, 1 की सीक्वेंस। ध्यान से देखो, जो अगले वाला है वो पिछले वाले के इक्वल है, A1 लेस देन इक्वल टू A2, इक्वल टू का साइन मैंने यहाँ पे डाला, तो दैट्स व्हाई इट इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी है प्लस डिक्रीजिंग भी है, क्योंकि इक्वल है ना, इक्वल का साइन तो इसमें भी है इसमें भी है, तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी है डिक्रीजिंग भी है, स्ट्रिक्टली नहीं है, स्ट्रिक्टली तो दिख ही नहीं रही, है ना। नेक्स्ट आ गया -n², n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n की वैल्यू 1 2 3 पुट करो, -1 -4 -9 एंड सो ऑन। ध्यान से देखो, पहले से जो A1th नंबर है वो बड़ा है A2 से। मैम जो आपने ऊपर 1 1 वाली ली है उसमें मतलब इंक्रीजिंग वाली तो कोई बात ही नहीं है ना, लेस देन, ये तो इक्वल टू इक्वल ही है सारे। तभी तो स्ट्रिक्टली नहीं लिखा, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग वाला तो कोई बात नहीं है इसमें, सारे तो इक्वल है मैम। देखने में नहीं है, पर यहाँ डेफिनेशन पढ़ो कि मैथ्स में मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, an लेस देन इक्वल टू an+1। मैम वो लेस देन तो नहीं है, बस इक्वल टू वाली कंडीशन ही प्रूव कर रहा है। हाँ, तो इसका मतलब क्या होता है कि चाहे लेस हो चाहे इक्वल हो, दोनों ही चीजें ठीक है। ओके मैम। समझे कि नहीं? मैम जब भी इसकी एग्जांपल लेनी होगी तो ऐसे ही लेंगे मैम, सेम नंबर। हाँ, इसमें दिक्कत क्या है बोलो, पहले कौन बोल रहा था? पहले मैम मैं बोल रही थी। हाँ, प्रभजोत आप। ठीक यस है, मैम। हाँ प्रभजोत, मैं यही कह रही हूँ कि जैसे इस वाले में देखो, इक्वल टू का मतलब क्या होता है कि चाहे लेस हो चाहे इक्वल। अगर इक्वल आ गया तो क्या दिक्कत है, उसने खुद ही तो कहा है चाहे लेस चाहे इक्वल, इक्वल आ गया तो क्या इशू है? ठीक है, तो मैम equal फिर कोई ऐसी सीक्वेंस है जो मतलब इक्वल भी हो और लेस भी हो? हाँ हाँ, ये देखो, या तो वो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगी वो स्ट्रिक्टली, या फिर वो मोनो, ये देखो, ये देखो 1 2 3 1 1 4 5 1 1, ये देखो यस मैम। 1 से 2 बड़ा है, 2 से 3 बड़ा है, 3 से 1 छोटा हो गया, 1 यस के 1 मैम, इक्वल। फिर ये सीक्वेंस है मैम? सीक्वेंस ही नहीं है ये तो। क्यों, क्या दिक्कत है सीक्वेंस में? बोलो, सीक्वेंस में क्या दिक्कत आ गई? आपको क्या लगता है सारी ऐसी नाइस दिखने वाली सीक्वेंस होती हैं? मैम रेगुलरिटी नहीं है ना इसलिए। हाँ मैम, ये इररेगुलर है ना। एक मिनट, एक मिनट, जब मैंने डेफिनेशन लिखी थी तो वहां कुछ रेगुलर वर्ड यूज किया था? नो मैम। तो आप इरेगुलर सीक्वेंस ही पढ़ाना था मैम इसमें तो, है ना। देखो, आप रेगुलर वर्ड एडिशन में कहाँ से ले आए? मैंने तो एक बार भी नहीं कहा कि रेगुलर होना चाहिए,
मैम सीक्वेंस का मतलब तो जैसे कि अगर हम यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें हाँ या कोई चीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें या फिर वो चीज कांस्टेंट हो, हाँ पर इसमें जैसे 1 2 3 है, फिर 1 1 है, फिर 4 5 है, तो कोई लॉजिक सा नहीं बन रहा, ऐसे नंबर्स लिखे हुए हैं। मुझे एक चीज बताओ आप सारे कि जब मैंने सीक्वेंस शुरू किया था क्या कुछ कहा था कि लॉजिक बनना चाहिए? नो मैम। ऐसी बात ही नहीं हुई हमारे बीच। तो सिर्फ ये कहा था कि एक फंक्शन है फ्रॉम एन टू सम सेट। सेट ही ऐसे मैं क्या करूं, उसमें पहला एलिमेंट 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा 3, चौथा फिर 1 आ गया, पांचवा फिर 1 आ गया तो आ गया। ये फंक्शन तो है ही है। ओके मैम। ठीक है मैम। मुझे तो सिर्फ एक फंक्शन चाहिए। गेटिंग मी और नॉट? तो फिर मैम जो आपने अभी जो सीक्वेंस लिखी है इसको हम कौन सी कैटेगरी में डालेंगे? कोई कैटेगरी में नहीं डालेंगे। ये तो ना मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है ना स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक है, कोई भी नहीं आ रही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसको किसी कैटेगरी में नहीं डाल रही। ये भी हमने शुरू में नहीं कहा कि जो कोई सीक्वेंस होगी वो किसी कैटेगरी में जाएगी जाएगी, है ना। मैं तो यहाँ पे ये बात कर रही हूँ कि कुछ सीक्वेंसेस हैं जो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, कुछ डिक्रीजिंग है। बस मैम उसका जो रेंज होगा वो रियल नंबर्स होंगे, बस हम सीक्वेंस को इतना ही याद रखें। बिल्कुल, फंक्शन एन से लेके रियल तक का बस इतना फंक्शन होना चाहिए। नाउ लुक एट दिस सीक्वेंस जो आपने अभी देखी, 1 2 3 4 5 6 7, ये कहीं ना कहीं मैप होने चाहिए। देखो A1 जो है वो फर्स्ट एलिमेंट है, तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 1 है, दूसरा एलिमेंट कौन है, 2 है, तीसरा एलिमेंट 3 है, चौथा एलिमेंट 1 हो गया, चौथा एलिमेंट 1 हो गया। हाँ जी, चौथे को जब मैंने 1 पे भेजा, कोई फंक्शन को प्रॉब्लम आई? फंक्शन कहता है कि ये 4 1 पे नहीं जा सकता? बोलो। नहीं मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फंक्शन में हम क्या देखते हैं प्रभजोत? मैम कोई भी डोमेन हो उसको रेंज मिल रही हो कुछ भी। बस इतनी बात। यहाँ पे 4 को 1 मिल रहा है, दिक्कत ही नहीं है। हाँ, अगर मैं यहाँ एडिशनली कह देती 1 1 ऑन टू फंक्शन, तो 1 1 नहीं है। 1 1 की तो मैंने बात ही नहीं की। मैंने कहा कि सिंपल सा एक फंक्शन बना के दे, समझे? यस मैम। आप कांस्टेंट सीक्वेंस ही ले लो, बाकी छोड़ो। यहाँ पे कांस्टेंट सीक्वेंस 1 ले लो, 1 भी 1 पे जा रहा है, 2 भी 1 पे, 3 भी, 4 भी, 5 भी, मतलब कि सारे ही जो नंबर आ रहे हैं वो 1 1 है। तो इसमें भी क्या दिक्कत है? फंक्शन बनाना था, बन गया। समझ आई बात? यस मैम। तो ऐसे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सीक्वेंसेस हमने कर ली। अगला रिजल्ट है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अगर कोई है, बढ़ती जा रही है, प्लस बाउंडेड अबाउट, then the sequence is convergent. Least upper bound. क्या लिखा है? कन्वर्ज टू Least upper bound, LUB. हाँ जी, पहले हम ये सारे ही सीख लेते हैं। बाउंडेड अबाउट क्या है, बिलो क्या है, लीस्ट अपर बाउंड क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है। हाँ जी, पहले सेट की हेल्प से देखेंगे। जैसे कि जस्ट सपोज यू हैव दिस, ठीक है, क्या ये मेरा सेट बाउंडेड है? बाउंडेड का मतलब क्या होता है? अगर कोई भी सेट 2 नंबर के बीच में रह रहा है तो वो बाउंडेड होता है। ये कौन से 2 नंबर के बीच में रह रहा है? बिटवीन 10 and 1।
तो इट इज बाउंडेड। ठीक है, सबसे बड़ा एलिमेंट मैक्सिमल एलिमेंट क्या है 10, सबसे छोटा मिनिमल एलिमेंट इज 1। नाउ लुक एट दिस एग्जांपल 1 to infinity। क्या ये सेट किसी दो नंबर के बीच में रह रहा है? नो। नो। ये जो सेट है ये एक या एक से तो बड़ा है, एक से बड़ा है सॉरी, पर लेस देन किसी एक नंबर से छोटा है ये सेट? नो मैम। नहीं है, वो नॉट बाउंडेड। हाँ जी, ये बाउंडेड नहीं है पर ऊपर से अबव, नॉट बाउंडेड अबव, ऊपर से बाउंडेड नहीं। ऐसे ही माइनस इंफिनिटी टू 1। हाँ जी, ये लेस देन 1 तो है पर ये ग्रेटर देन इक्वल टू एक किसी एक नंबर से बड़ा है ये सारा सेट। ये तो नीचे माइनस इंफिनिटी की तरफ चला गया, रुक ही नहीं रहा नीचे से, तो नॉट बाउंडेड बिलो। बिलो, नीचे से बाउंडेड नहीं है। नाउ लुक एट दिस सेट, ये क्या है? नॉट बाउंडेड अबव, नॉट बाउंडेड बिलो। ना तो ये ऊपर से बाउंड है या ना नीचे से बाउंड है। ठीक है, तो ये बात होगी बाउंडेड अबव एंड बिलो की। अगला देखो इस सेट को, इस सेट के अपर बाउंड लिखो। इस सेट के अपर बाउंड क्या होते हैं? जो इस सेट से बड़े हो, ठीक है, या उसके इक्वल हो। बड़े या इक्वल, हाँ जी, इस सेट से बड़ा कौन कौन है? 2 बड़ा है, पूरे सेट से 2 बड़ा है, 3 भी बड़ा है, 4 भी बड़ा है, 5 भी, 6 भी, 7.1 भी, 8.9 भी, सारे। तो ये सारे इस सेट से बड़े हैं, दैट्स व्हाई दे ऑल आर कॉल्ड अपर बाउंड। सारे के सारे क्या है? अपर बाउंड। पर इन अपर बाउंडों में से सबसे छोटा कौन है? 2। 2 मैम। सबसे छोटा ये, तो ये हो गया लीस्ट अपर, लीस्ट मतलब सबसे छोटा अपर बाउंड। ठीक है, अब इसी सेट में देखो, ये सेट किसके इक्वल या बड़ा है? बड़ा, तो जो इससे छोटे एलिमेंट आएंगे वो सारे क्या होंगे? मेरे लोअर बाउंड। जैसे एक इस सेट से छोटा है, 0, -1, -1.5, these all are लोअर बाउंड, सारे ही छोटे हैं, लोअर बाउंड। पर इन सब में से बड़ा कौन है? 1। तो 1 मेरा क्या हो गया? ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा, लोअर बाउंड। अब ऐसी एग्जांपल ये लो 3, 4, इस सेट के इक्वल एंड बड़ा कौन है? मैं हमेशा यही वर्ड समझा रही हूँ कि सेट के इक्वल वाला भी लेना है। जैसे 4 है, पूरा सेट 4, अगर देखा जाए कि इसके सारे एलिमेंट 4 से छोटे पर 4 4 के इक्वल है, इक्वल वाला भी इंक्लूड होगा। तो 4 से बड़े वाले सारे ही अपर बाउंड है, 4 टू इंफिनिटी, सारे के सारे ही क्या है? अपर बाउंड। जैसे इसमें तो मैंने अकेला अकेला लिख दिया था ना, कुछ छूट भी गए, तो ना छूटे तो इस वजह से मैं ये पूरा सेट क्या हो गया? अपर बाउंड हो गया। पर इनमें से सबसे छोटा कौन है? 4। ऐसे इन सब में सबसे छोटे एलिमेंट क्या है? 3 भी छोटा है, और 3 से छोटा कोई भी ले लो, सारे छोटे हैं। These all are lower bounds। पर इन सब में से बड़ा कौन है? 3, तो इट इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। देखो जी, क्लियर है यहाँ तक? बोलो। यस मैम। यस मैम।
तो यही चीज लिखी है, अगर कोई मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, इंक्रीज कर रही है, ऊपर से आपने उसको क्या कर दिया, बाउंड कर दिया कि रुक जा, तभी वो उस सेट के लीस्ट अपर बाउंड को क्या कर जाएगी, कन्वर्ज, यहीं पे कन्वर्ज कर जाएगी। अगर कोई डिक्रीजिंग है, आपने उसको बाउंडेड बिलो कर दिया, तो वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को क्या कर जाएगी, कन्वर्ज। दीज टू आर इंपॉर्टेंट थ्योरम्स। जैसे कि अब जो किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग कन्वर्जेंट होगी नहीं होगी, वही करने जा रहे हैं। 4 मैं एग्जांपल लिखूंगी, आपको क्लियर हो जाएगा। एन की वैल्यू बोलो क्या है, रखो सीक्वेंस बोलो। 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। ये वाला एन की वैल्यू 1 रखो, फिर आगे पुट करो। एन की वैल्यू 1 रखो, ये आगे। ठीक है, सारी सीक्वेंसेस लिख दी। अब ध्यान से देखो, ये वाली एन वाली इंक्रीजिंग है, बोलो जल्दी से। यस मैम। मैम सेकंड वाले केस में n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कैसे होगा, वो सारे नेगेटिव है। ओके ओके, वो हमने पुट किए हैं। ओके मैम, समझ के समझ। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है प्लस, क्या ये बाउंडेड अबव है, इंक्रीजिंग के साथ बाउंडेड अबव आना चाहिए, बाउंडेड अबव है, नो मैम। नॉट बाउंडेड अबव। क्या ये किसी एक नंबर के पास जा रही है, नो मैम। नो मैम। नॉट कन्वर्जेंट। तो मोनोटोनिक है पर कन्वर्जेंट नहीं। अगली देखो, मोनोटोनिक क्या है, इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग मैम। डिक्रीजिंग। प्लस क्या ये बाउंडेड बिलो है, नो मैम। नो मैम। नीचे से बाउंड नहीं हो रही। क्या ये कन्वर्जेंट है, क्या ये भाग के किसी एक नंबर के पास जा रही है, ये तो No, डिक्रीज ma'am. होती जा रही है, होती जा रही है। क्या ये कन्वर्ज कर रही है, किसी एक नंबर के पास नहीं जा रही। आप करके देख लो, एन की वैल्यू लाख, करोड़, 10 लाख पुट करके देख लो, कोई एक नंबर नहीं आ रहा। हाँ जी, इसका बोलो, ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग है मैम। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग प्लस। अब ये देखो कि जब आप n की वैल्यू, यहाँ पे 2 है, 2 के बाद 1.5 हो गया, यहाँ पे 1.33 हो गया, हर स्टेप पे डिक्रीज हो रहा है, बहुत ज्यादा डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होते होते मान लो आपने n की वैल्यू 1000 रख ली, तो कितना आंसर आएगा, 1000 रख के। मैम ये 1 को कन्वर्ज कर रही है। हाँ 1 को कन्वर्ज करेगी ये। हाँ करेगी। मैं ये कह रही हूँ कि n की वैल्यू 1000 रखो, तो आंसर कितना आएगा, 1.001। 1 लाख 1 करोड़ रखो, तो ये किसके पास जा रही है, हर स्टेप पे। n की 1 के वैल्यू पास। इंफिनिटी रख के देख लो ना, मैंने आपको बोला भी था कि कई केसेस में n टेंड टू इंफिनिटी रखो। n टेंड टू इंफिनिटी की 1 बाय इंफिनिटी 0, 0 0 प्लस 1, 1। 1 के पास जा रही है। अच्छा, अगर आप इस पूरे सेट को देखो कि ये कौन सा सेट बन रहा है, ये कौन सा सेट बन रहा है, इसके पास जब आप n टेंड टू इंफिनिटी करोगे तो ये 1 के पास जाएगी, 2 से लेके 1 तक जाएगी, 2 से लेके 1 तक। ठीक है, तो ये देखो, क्या ये बाउंडेड बिलो है, क्या ये 1 से छोटी हो सकती है, नो मैम।
1 से छोटी होगी ही नहीं, देख लेना, कुछ भी इनपुट कर लो 1 से नीचे जाती नहीं है, तो इट इज बाउंडेड बिलो बाय 1। एक से ये बाउंडेड बिलो हो गई। जो डिक्रीज होके बाउंडेड बिलो हो जाए वो क्या होती है, कन्वर्जेंट। और ये कन्वर्ज किसको कर रही है, 2 1, एक को कन्वर्ज कर रही है। ध्यान से देखो, इस पूरे सेट का लीस्ट अपर, सॉरी 2,1 नहीं लिखूंगी, 1,2, सॉरी। इस सेट का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है, 1 है मैम। तो वही आंसर आ रहा है। ठीक है, इसका बताओ, ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? मैम बाउंडेड बिलो बाय -1 कैसे आया ये बता दो एक बार। बाउंडेड बिलो बाय 1 है। ये एक बार मैम फिर से बता दो। 1 से ये बताओ, क्या 1 से छोटे नंबर मिलेंगे आपको? आप एन की नो वैल्यू मैम, बड़ी से बड़ी, नो मैम, ठीक है, 1 छोटे नंबर ही, इसलिए 1 तक ही जाएगी। ठीक है मैम। हाँ, ये मोनोटोनी इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग मैम है मैम। इंक्रीजिंग है। इंक्रीज कर रही है। प्लस ये बाउंडेड अबव है, ये कहाँ यस तक मैम। जाएगी? यस मैम है। मैम इंफिनिटी पुट करेंगे तो 1 आएगा। हाँ, तो ये कहाँ तक जाएगी, इट इज बाउंडेड अबव बाय 1, 1 तक की जाएगी ये भी। तो ये पूरा सेट 0 से लेके 1 तक जाएगा। इस सेट का लीस्ट अपर बाउंड क्या है? 1 मैम। 1 नहीं है, तो इट कन्वर्ज टू 1 विच इज द लीस्ट अपर बाउंड। एक्सक्यूज, हाँ, हमने जो मैम सॉरी। एक एक करके बोलो। मैम जो हमने थर्ड वाले पार्ट में लिखा था बाउंडेड बिलो, वो इसलिए लिखा था कि पहले वैल्यू बड़ी थी अब छोटी हो रही है। अब नीचे वाले में लिखा है ये है कि या क्या ये पूरा सेट किसी एक नंबर से बड़ा है? बाउंडेड बिलो याद है, अभी कराया था आपको पीछे। यस मैम, क्या ये पूरा सेट किसी एक नंबर से बड़ा है? 1 से बड़ा है मैम। हाँ, तो बाउंडेड बिलो हो गया ना। ठीक है मैम। मैम मैम इसको ऐसे भी मैम लर्न करेंगे। सिंपल इंक्रीजिंग और मोनोटोनिक इंक्रीजिंग में कोई फर्क होगा या दोनों एक ही बात है? नहीं, जैसे कि ये देखो, ये स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, ये भी स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, ये भी स्ट्रिक्टली है, हर स्टेप पे डिक्रीज हो रहा है। मैम नहीं, अगर सिंपल मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का है एक, हम सिंपल इंक्रीजिंग का है, उन दोनों में कोई फर्क होगा? नहीं नहीं, कोई फर्क नहीं होगा। जैसे यही ले लो, 1 1 वाली सीक्वेंस ले लो, ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी है डिक्रीजिंग भी है। बाउंडेड बाय क्या है, 1 है, तो 1 को ही कन्वर्ज कर रही है। मैम फोर्थ वाला बता दो एक बार, बाउंडेड अबव बाय 1 कैसे आया। क्योंकि ये 0 से चल के मैक्सिमम 1 तक जाएगी ना, तो सारे नंबर 1 से छोटे आएंगे। ठीक देखो, है, आप खुद करके देखो, एन की वैल्यू 1 के पास जाएगी, चेक करो। हाँ जी। वाले में फिर बाउंडेड बिलो लिखा हमने कि वो डिक्रीजिंग थी इसलिए, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं? और सीक्वेंस विच इज, अच्छा डाइवर्जेंट कर लेते हैं इससे पहले।
अगर कोई सीक्वेंस इंफिनिटी के पास जा रही है तो इट इज डाइवर्जेंट टू इंफिनिटी। अगर कोई सीक्वेंस भाग के माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रही है तो भी वो डाइवर्जेंट है। दोनों ही केस डाइवर्जेंट के हैं, चाहे इंफिनिटी को जाए चाहे माइनस इंफिनिटी को जाए। जैसे कि एन का केस लो, ये किसके पास जाती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 किसके पास जाती है? इन्फिनिटी के पास। इंफिनिटी के पास एज एन टेंड टू इंफिनिटी। ऐसे माइनस एन स्क्वायर ले लो, ये किसके पास जाती है? माइनस इंफिनिटी के पास। तो बोथ आर द डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस। उसके बाद a sequence which is neither convergent nor divergent is oscillate sequence. A sequence which is neither convergent nor divergent, ना तो कन्वर्ज करे ना डाइवर्ज करे, तो वो ऑसिलेट करेगी। ऑसिलेट की भी दो टाइप होती है मैम, जैसे -1 और 1 वाला आपने एग्जांपल दिया था। वही कर रही हूँ। हाँ, फाइनाइटली इनफाइनाइटली। ये वाली सीक्वेंस। इस वाले केस में देखो 1 -1 1 -1 1 -1, क्या ये भाग के एक नंबर को जा रही है? नहीं जा रही, नॉट कन्वर्जेंट। क्योंकि ये सिर्फ दो नंबर के बीच में रह रही है, 1 -1 1 -1, तो ये फाइनाइटली ऑसिलेट कर। पर आप ये वाला केस देखो, एन की वैल्यू पुट करो 1 -1 आंसर आया। 2 पुट करो 4, 3 पुट करो 27, 4 तो +64 एंड सो ऑन। ध्यान से देखो क्या हो रहा है। -1 के बाद गई 4 के पास, 4 के बाद गई -27 के पास, 27 के बाद गई 64 के पास। क्या ये किसी एक नंबर को जा रही है? नो मैम। नॉट कन्वर्जेंट। पहली बात, कन्वर्ज नहीं कर रही। क्या ये डाइवर्ज कर रही है? डाइवर्ज मतलब क्या ये भाग के इंफिनिटी की तरफ जा रही है? या तो एक ही बार में इंफिनिटी की तरफ चली जाए, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, है ना? तो ना तो ये दो नंबर के बीच में रह रही है ऐसे करके, हमेशा ऐसे बड़ा डिस्टेंस हो रहा है, तो ऑसिलेट इनफाइनाइटली। ऑसिलेट कर रही है बड़े बड़े तो इनफाइनाइटली ऑसिलेट कर। मैम, नॉट कन्वर्जेंट को हम डाइवर्जेंट नहीं कह सकते कि वो डाइवर्जेंट है? जो नॉट कन्वर्जेंट के वाला केस है नॉट डाइवर्जेंट कर रही, डाइवर्ज भी नहीं कर रही। मैम, डाइवर्जेंट में सिर्फ हमने यही चेक करना है कि वो इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है या नहीं कर रही। हाँ, एक बार में सिर्फ एक ही नंबर, या इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, इनके अलावा कोई और केस नहीं। ना ना। नेक्स्ट आ गया मेरे पास नल सीक्वेंस। ऐसी सीक्वेंस जो भाग के 0 के पास जाती हो, स्पेशली 0 के पास, वो नल सीक्वेंस होती है। जैसे एग्जांपल 1/n की सीक्वेंस, ये 0 के पास जाती है, सो इट इज अ नल सीक्वेंस। इसके बाद अलजेब्रा ऑफ सीक्वेंस है। अगर an a को जा रही है, bn b को जा रही है, तो an प्लस bn किसके पास जाएगी? a प्लस b को। मतलब कि अगर an कन्वर्जेंट है, bn कन्वर्जेंट है, तो ये भी तो कन्वर्जेंट हुई, क्योंकि ये एक नंबर a प्लस b के पास जा रही है, तो an प्लस bn कन्वर्जेंट है।
an माइनस बी एन ए माइनस बी के पास जाएगी, मतलब कि ए एन माइनस बी एन कन्वर्जेंट है। ए एन बी एन ए बी के पास जाएगी, मतलब कि प्रोडक्ट इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। ए एन बाय बी एन भी ए बाय बी को जाएगी, बस प्रोवाइडेड बी जीरो ना हो, तो डिवाइड भी कन्वर्जेंट है अगर बी जीरो ना हो। ऐसे अगर मैं किसी सी से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये सी इंटू ए के पास जाएगी एंड सी मल्टीपल सीक्वेंस इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। ठीक है, नेक्स्ट आ गई सैंडविच थ्योरम। मैम एक बार ये थोड़ा सा दोबारा बता दीजिए क्या कैसे किया है, यूज कैसे होगा। बस अगर ए एन ए के पास जा रही है, बी एन बी के पास जा रही है, मतलब कि दोनों कन्वर्जेंट है, तो उनका प्लस ए प्लस बी के पास जाएगा, मतलब कन्वर्जेंट होगी क्योंकि एक नंबर के पास जा रही है। ऐसी माइनस कन्वर्जेंट है, प्रोडक्ट भी, डिवाइड भी और कांस्टेंट मल्टीपल भी। बस डिवाइड के केस में याद रखना कि बी एन जो बी के पास जा रही है ना, वो नॉन जीरो। सैंडविच थ्योरम क्या कहती है, मान लो आपने चेक करना है कि ए एन कन्वर्जेंट है कि नहीं है, तो आप इससे छोटी बी एन ढूंढ लेते हो और इससे बड़ी सी एन। ठीक है, तो अगर सी एन एक नंबर एल के पास जा रहा है, ये वाला एल के पास जा रहा है, बी एन भी एल के पास जा रहा है, ये वाला भी, तो इन दोनों के बीच वाला जो ए एन है ऑल्सो गोज टू एल, वो भी एल के पास ही जाएगा। दैट इज कॉल्ड सैंडविच थ्योरम। जैसे मैं आपको दूं कि कोई ए एन की सीक्वेंस है, वो 1 प्लस 1 बाई एन से छोटी है, 1 माइनस 1 बाई एन से बड़ी है, जस्ट सपोज, तो अपर वाली देखो ये किसके पास जा रही है एज एन टेंड टू इंफिनिटी, के पास। ये किसके पास जा रही है, 1 के पास, तो जो बीच वाली ए एन है वो भी किसके पास जाएगी, 1 के पास, बाय सैंडविच थ्योरम, बाय सैंडविच थ्योरम। आधा घंटा डाउट्स ले रहे हैं, डाउट्स करने। यस मैम। कितने को डाउट्स है 50 तक, अप टू 50 क्वेश्चन। मैम डाउट्स कौन से टॉपिक के, आज मेरी फर्स्ट क्लास है। बायनोम उसके चल रहे थे, सॉरी, एपीजीपी सीक्वेंस सीरीज के। सीक्वेंस एंड सीरीज। हाँ, ओके मैम। मैम जब आप डाउट्स बताओगे तो साइड में फॉर्मूला वगैरह साथ में बता दोगे। अच्छा ठीक है, आपकी न्यू है ना क्लास, ठीक है कोई बात नहीं। मैम एक शॉर्टकट कह रहे थे आपकी क्लास में, याद करवा देना मुझे वो हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाला। ठीक है, आगे अब ना बाकी जो आज वाली सीक्वेंस सीरीज है ग्रेजुएशन की, ये कल कंटिन्यू करेंगे, इसके बाद मैं डाउट लूंगी, जो भी डाउट्स हैं वो बोल दूँ, ठीक है। मैम 50 के बाद वाले हैं वो कल लोगे। हाँ जी, मैम 50th के बाद वाले डाउट्स हैं मुझे, तो वो आप कल लोगे। हाँ हाँ, जैसे कल 20 तक हो गए थे, आज 50 तक ले लूंगी मैं। ओके मैम। मैम एक बार 17 स्टेटमेंट पढ़ दीजिए और एक 9। 17 में a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू 2 है, फर्स्ट एंड सेकंड टर्म इज 2। हाँ जी, आगे बोलो, 20 से आगे वाले बोलो, डाउट्स बोलो। 47 क्वेश्चन में मैम 26। मैम 24। मैम 32। हाँ, 32 मैम बेसिकली 32 33 में ना मेरे को स्टेटमेंट ही नहीं समझ आई, इसलिए नहीं हुए। 32 लिख लो, देयर आर एम्स बिटवीन 3 and 17, द रेशियो ऑफ लास्ट
mean to the first mean is 3:1. ओके मैम। या 33 में है 2 1 के बाद है हाफ 1/4 अप टू 128. 35. मैम 47. मैम 36 भी नहीं पता चल, नहीं सर 36 भी नहीं हुआ मैम। क्या स्टेटमेंट नहीं समझ आई क्या? मैम 36 में भी उसने ये पूछा विच इज नॉट ट्रू, हाँ बस यही पूछा ना। हाँ जी ओके मैम फिर तो कोई नहीं। हाँ बोलो। ये 50 तक। मैम 40 हो गए। 50 भी करवा देना मैम। कौन सा? 50. 15 कल हो नहीं गया था बच्चे? 50. अच्छा 50. मैम उसकी स्टेटमेंट बोल दीजिए प्लीज। 50th की। Sum of three terms in GPB14. If one is added to the first and second and one is subtracted from the third, the new term are in AP. The smallest term is. सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी, इसके बाद मैम क्या था? Sum of three numbers in GPB B14. अच्छा B14 ओके। And 24th मैम 22 भी लिख लो। मैम आपके पास क्लियर वाली है? तो नहीं है, बस ऐसे ही दिख जाता है। देखो 24 में क्या दिया है? इफ PQR in AP. X, Y, Z in GP. तो x raised to power q minus r, y raised to power r minus p. अच्छा डॉट है, डॉट डॉट p minus q is equal to. देखो PQR कोई AP में ले लो, XYZ GP में ले लो। क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे। AP के लिए ले लो 1 2 3, GP के लिए ले लो 2 4 8, ये GP में, ठीक है। तो x की पावर, x क्या है मेरे पास 2, y क्या है 4, z क्या है 8, इनकी प्रोडक्ट, और ऊपर क्या है q माइनस r। दिस इज माई p, दिस इज q, दिस इज r। q माइनस r कितना हुआ? -1। r माइनस p 2, p माइनस q कितना हुआ? -1। यही है। हाँ जी, इनकी प्रोडक्ट करो, कितना है? 1/2, 4 into 4, 1/8। 1. 1 आ गया। हाँ जी, एक 1 आ गया। ये एक्स वाई जेड तीनों की मल्टीप्लाई कितनी है? एक्स वाई जेड 1 आ रहा है, 64 आ रहा है, हमारा 1 है, तो ये गलत। एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों का सम, ये भी नहीं आ रहा, 14 आ रहा है। पी प्लस क्यू प्लस आर 6 आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा, तो 1 ऑप्शन करेक्ट है। देखो ठीक है जी। 24 के बाद आ गया 22। में क्या है? इफ ABC in AP 3 raised to up आ रहे 3 raised to power C in, हाँ जी, AP GP HP या नन, ये ऑप्शन है। ABC AP में ले लो, 1 2 3 इन AP है, AP में ठीक है। फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस इज 1।
So 3 raised to power 1, 3 raised to power 2, which is 9, 3 raised to power 3 is 27. कॉमन रेशियो कितना आ रहा है? 3. कॉमन रेशियो 3 आ गया. तो ये जीपी में नहीं हुई, बोलो. एपी में तो है ही नहीं है. 3, 9, 27. इन दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो, 10 आ रहा है. एपी नहीं में नहीं है. 9 का रेसिप्रोकल एपी में है? नहीं है, इसलिए जीपी में है. देखो 22. जिसका डाउट था वो बोले. यस मैम, हो गया क्लियर. H is a harmonic mean between P, Q. तो H by P, H by Q क्या होगा? हाँ जी, अगर दो नंबर के बीच में हार्मोनिक मीन H हो तो फॉर्मूला क्या होता है? 2PQ over P plus Q, है ना? यस मैम. डिवाइड बाय P. P से P कटा, Q से Q, तो कितना आ गया? दो आंसर आ गए. यस ठीक है मैम. सी ऑप्शन आएगी. मैम 26 के बाद है 30. If R NMs are between 3 and 17, 3 और 17 के बीच में हमने NAM डाल दिए. Ratio of first last mean to the first mean, AN over A1 कितना दे रखा है मुझे? 3:1. Find the value of N. मैम एक बात सुनो मैम, 32 में जैसे उसने कहा देयर आर n AMs बिटवीन, मींस उसका मतलब है कि n टर्म इंसर्ट की उसके अंदर. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. मतलब अगर हम लोग एक सिर्फ AM की बात कर रहे हैं तो मतलब दो टर्म के बीच में एक AM ले रहे हैं. हाँ जी, हाँ जी, यही मतलब हुआ ना मैम इसका? हाँ जी, हाँ जी. ओके, थैंक यू. AN का फॉर्मूला क्या होता है? B प्लस N B माइनस A होता है कि B होता है? यहाँ पे चेक करना. यहाँ A था कि B था? A होगा मुझे लगता है. A है. A1 में क्या आएगा? A प्लस 1 B माइनस A ओवर N प्लस 1. 3:1 दे. A की वैल्यू क्या है? फर्स्ट टर्म 3, लास्ट टर्म B की वैल्यू 17. पुट कर दो, पुट करो. A की वैल्यू 3, N ओवर N प्लस 1, B माइनस A कितना आया? 14. 3 14 बटा N प्लस 1 इक्वल टू 3:1. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. मैम ऊपर वाले आंसर फिर उतने 2 नहीं लिखना. नहीं ठीक ठीक बोलो. हो गया मैम. ठीक. ये हमारे पास आ गया. ये N वाली टर्म है, राइट? तो N प्लस 1 मल्टीप्लाई कर दो. 14 N प्लस 1. N प्लस 1 कटा गया, तो ये आ गया 17N प्लस 3 इक्वल टू 9N 2 11
51 ए नु इधर लेके आए कितना हो गया 8 इसको इधर लेके गए तो 48 एम की वैल्यू 6 आ गई। देखो चेक करो आंसर। हाँ शैलजा आपका था ये क्वेश्चन है ना। हाँ जी मैम हो गया। देखो 6 ही आ रहा है पीछे। यस मैम। मैम 27 की लास्ट ऑप्शन बता दो एक बार क्या है। मैम ये फॉर्मूला तो याद ही रखना पड़ेगा ना, फिर इजीली हो पाएगा। बिल्कुल मैंने उस दिन भी कहा था कि ये फॉर्मूला कैसे याद करना है और याद करना ही पड़ेगा। 27 में लास्ट ऑप्शन 5 है। ठीक है मैम थैंक यू। 32 हो गया। 32 के बाद है 35। If product of three numbers in GP is 216, if 284 is added, them result in 80. Okay. हाँ जी क्या कहा पहले तो 3 नंबरों की प्रोडक्ट 216 आनी चाहिए। देखो आ रही है 5 3 15 15 इंटू 7 आ रही है 216। नहीं नो मैम। तो कौन से नंबर है ये कि जिनकी प्रोडक्ट एक तो वो जीपी में होनी चाहिए। क्या पहले ये जीपी में है? नहीं जीपी में नहीं। क्या ये जीपी में है? हाँ जी ये है जीपी। ये जीपी में है? है। ये भी है। जीपी में है? तीनों जीपी में। पहला ऑप्शन कट गया। अब देखो 216 इसका वो आ रहा है कि नहीं मल्टीप्लाई। 9 × 27 इसका मल्टीप्लाई नहीं आएगा 216। बी ऑप्शन करेक्ट आएगी मैम, उसमें सेट आ रहा है। इनकी मल्टीप्लाई करके 8 × 16 6 दूनी 12 इसकी भी 216 नहीं आ रही। इसी की मल्टीप्लाई 216 आ रही। नहीं नहीं 6 दूनी 12 हाँ ठीक है 12 इसी की मल्टीप्लाई 216। मैम आपने इतने इजी में कर दिया, हम लोग इस पे पता नहीं कितना ही ट्राई कर रहे थे, हमें दिमाग में नहीं है कि ऐसे भी कर सकते हैं। मैंने जो बोला उसी को देख के करो ना, समझ गए। और छोड़ो, मान लो ये भी चेक नहीं किया, वो नंबर जिसमें 2 8 6 ऐड करके एपी बन रही है, तो ये माइनस करके भी तो एपी बनेगी कि नहीं बनेगी? आप हमने किया नहीं था नहीं, पर वो सेम नंबर के लिए होता है। नहीं नहीं ये नहीं आएगा मैम मैंने तो सिर्फ ऑप्शंस में ऐड किया और वो एपी बन गई, वो सेकंड ऑप्शन ही बन रही थी सिर्फ। हाँ आप देखो ना 2 8 6 हमने इसमें अगर ऐड किए तो 4 14 24 बना और ये एपी में है 10 10 के डिफरेंस से। तो बस मैंने यही ऑप्शन लगा दी। इसमें से कोई थर्ड भी ऐड करनी थी क्या? मैम एपी तो थर्ड भी बनूंगी, मैं ऑप्शनल करना पड़ेगा। हाँ बस एपी अगर बनूंगी तो फिर 216 चेक कर लो। जीपी दोनों देखनी पड़ेगी। जीपी और 216 चेक कर लो। 32 and 35 are done. 47 and 50. मैम 40 भी थोड़े से बता देना, उसमें कंफ्यूजन है।
रैशनल नंबर हैविंग डेसिमल दिस, ये वो 10th क्लास में नहीं करते थे इसको 100x से मल्टीप्लाई करके? हाँ जी मैम। मैम नीचे 999 नहीं आता होता जितने नंबर्स के ऊपर बार होते हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे 2 नंबर के ऊपर है ना, इसको x मान लो, मतलब कि मैम मैंने 0.356 तीनों पर बार ले लिया था, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई कर दो, जब आप 100 से करोगे तो 35.6 56 100x। जब आपने इसमें से ये माइनस किया, तीन 35 99x, x की वैल्यू 353990 आ गई। देखो हाँ जी मैम, ठीक है। मैंने तीनों के ऊपर बार ले लिया था, सिर्फ 2 पर ही बार है। हाँ 2 पे था 47। The arithmetic mean between two number is a। am कितना दे रखा है? a between two number, and s is the sum of an arithmetic mean between these number। s क्या है मेरे पास? sum of an arithmetic mean। इसका मतलब क्या हुआ? a1 up to an का सम दे रखा है बिटवीन टू नंबर, देन क्या होगा? आपको याद है ये, इसका मैंने कल फॉर्मूला कराया था आपको कि अगर हम a1 से लेके an तक ऐड करते हैं तो क्या होता है? n टाइम्स a प्लस b डिवाइडेड बाय 2। याद है? हाँ जी मैम, ठीक। कराया था मैंने क्लास में कि अगर हम ठीक। इन सबको ऐड करें तो n टाइम्स a प्लस b डिवाइडेड बाय 2 बनता है। a ठीक। प्लस b डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है? ठीक। an। तो s क्या हुआ? n into a। ठीक। देखो किसका डाउट था? नरेंद्र। हाँ ठीक है नरेंद्र हाँ जी मैम, ठीक। जी। आप ਐਵੇਂ नहीं भी करना ना नरेंद्र, ਐਵੇਂ करना है, एक ते 2 लेना नहीं, एक ते 2 ले 3। am बोल कितना है? 2। मैम ये क्वेश्चन समझ नहीं आया जो 0.356 बार वाला आप बता रहे हो। इसको 100 से मल्टीप्लाई करना होता है ना जितने के ऊपर बार हो। देखो सिंपल सा तो प्रोसीजर है, माइनस ही करना है, उसके बाद x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ये करिए। किसी एक इक्वल रैशनल नंबर के आएगा ना, और वही रैशनल नंबर मैंने निकाला है x। मैम ये क्वेश्चन कौन से नंबर था? 40 40। हाँ नरेंद्र ये हाँ देखो, जी मैम, ठीक। ये आ गया मेरे पास, हाँ ठीक जी। है। 2 वाला कर लो, एक और 3 ले लो, a और b ये हो गया, दोनों का am कितना आ गया? 2 आ गया, ठीक है। मान लो मैंने इसके अंदर a1 a2 इंसर्ट कर दिया। a1 a2 का फॉर्मूला याद है क्या था? a प्लस फर्स्ट b माइनस a ओवर n प्लस 1। a2 का a प्लस b माइनस a, यहाँ 2 आ जाता है ओवर n प्लस 1। n की वैल्यू कितनी है? कितने इंसर्ट किए हैं? 2। तो ये नीचे क्या आ जाएगा? 3। यहाँ पे भी 3 है ना। a और b की वैल्यू रखो, b माइनस a कितना है? 2/3। a2 की वैल्यू 7/3। 7/3 आ गया। अब इसमें क्या था? सम निकालो, इन दोनों का सम करना, 4 में आ गया। हाँ जी। अब ध्यान से देखो am ये दे रखा है, तो s इक्वल टू n इंटू ए आ रहा है। देखो चेक करो m की वैल्यू हाँ कितनी है? जी, 2 इंसर्ट 2 into 2। ठीक है। बाकी हाँ ऑप्शन जी, चेक करना नरेंद्र, कट जाएंगे, ठीक है मैम। ठीक है। हाँ जी। 50th sum of 3 terms in 80 before।
sum of 3 terms in GP is 14. 3 बोला है तो मैं ये ले लूं, आपको कहा था अगर 3 नंबर लेने पड़े तो ये लूंगा, है ना। इनका सम कितना है? एक्चुअली मैम सॉरी, लेकिन 40th का ऑप्शन बता सकते हो क्या आंसर था आपका? 40th का नीचे 990 था, ए और डी मैम दोनों आ रहे हैं। अब याद नहीं मेरे को। ए और डी आ रहे क्या आ 40, रहा था ऑप्शन ए और डी दोनों ही आ रहे हैं? दोनों सेम। ओके। नहीं मैम, डी ए है में ऑप्शन 999 3। ए में 999 है, डी आंसर आएगा। If one is added to the first and the second, one is added to first and second and one is subtracted from the third. ये इसमें option प्लस कर दो, यहाँ माइनस कर दो। The new terms are in AP, ये AP में। मैम कुछ नंबर मान के नहीं होगा ये वाला? Smallest of damage कैसे मान लूं मैं? Actually कुछ भी smallest जीपी में ले लें। नहीं ले सकती ना अपनी तरफ से, जीपी उसने स्मॉलेस्ट पूछा है, ओके। स्मॉलेस्ट पूछ लिया ना, प्रॉब्लम ये है। ये एपी में है तो क्या होगा, डबल ऑफ दिस, इन दोनों का एडअप ऐड किया तो 1 1 कट जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। अब देखो ए कॉमन निकालो, अगर आप इसको देखो यहाँ पे ए बाय आर, ए आर 14 है, तो ए बाय आर प्लस ए आर, इन दोनों का सम कितना बना, 2a प्लस 1 प्लस a इक्वल टू 14, 2a प्लस 2 प्लस a इक्वल टू 14, 3a इक्वल टू 12, a की वैल्यू 4, a की वैल्यू 4 आ गई। अगर a की वैल्यू 4 मैं यहाँ पुट करूं, 4 1 5 10, 4 बटा r, 4 इंटू r, तो ये हो गया, r की वैल्यू क्या रखूं कि 10 आ जाए। अगर 2 रख दूं, सिंपली देखो r की वैल्यू 2 रख दो, यहाँ 2 रखे तो 2 बन गया, 8 प्लस 2 10 हो गया, r की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। a की वैल्यू 4 आ गई, r की वैल्यू 2 आ गई। अब बनाना इस जीपी को, a बाय r कितना हुआ 2, a 4, a r कितना हुआ 8, स्मॉलेस्ट कितना हुआ नंबर, 2 चेक करना। बस क्यों बनाना था? मैम जैसे हमने जैसे 2 मान लिया, 2 4 8, तो मैम हमने जैसे तुक्का लग गया हमारा, हमने जैसे मान लिया था 2 1 4 1 8 ऐसे। कैसे? जैसे हमने सीरीज मान ली 2 4 8 की, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। मैम शुरू में जीपी में मान लिया, उनका प्लस भी वही आ रहा है ना, 14 आ रहा है। देखो तुमने लकीली 2 4 8 मान लिया, ठीक है। हाँ जी। अगर तुम पेपर में मान लो कोई और क्वेश्चन 2 4 8 ना लेके, यहाँ तो सम भी कितना बन रहा है, 14 बन रहा है ना। हाँ जी। अगर मैं यहाँ 20 कर दूं तो हाँ जी, फिर नहीं फिर आना चाहिए ना क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ जी। वैसे हमारा मतलब वैसे ही तुक्का लग गया। वैसे ही तुक्का लग गया, वैसे ही लग गया। हाँ जी। तो 50 मैम तक जो के सारे नल सीक्वेंस, मैम जो नल सीक्वेंस होती है वो कन्वर्जेंट और बाउंडेड होती है। बाउंडेड और कन्वर्जेंट दोनों। मैम एक बार 48 भी बता दीजिए प्लीज। क्या? 48 क्वेश्चन। 52 भी। ये तो सॉल्व करके भेजा हुआ है ग्रुप में, लंबी सी हाँ जी मैम। काफी। मैम ये ऑप्शन नहीं मिलती थी कोई भी। मैम x की पावर 2 आ रही है जहाँ पे 22 हाँ है। 22 की जगह 2 अंदर है। आपको भी नरेंद्र यही प्रॉब्लम है? मैम अब पहले वाली असाइनमेंट ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ ठीक है 22 ਆਊਗਾ है ना ਇੱਥੇ। 22 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 2 ਹੈ। यस मैम 2 आ ਇਹ रहा ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। नहीं आप कहाँ पे कह रहे हो? अच्छा ठीक है, ये देखो ना,
मैंने स्क्वायर खोल दिए सारे। मैम ये कौन सा क्वेश्चन है? मैम सबके ऊपर स्क्वायर है क्या? हाँ जी। 10th टर्म में क्या होगा? फर्स्ट टर्म में 1 है, सेकंड टर्म में सेकंड है, तो 10th टर्म में क्या होगा? 10 होगा ना, और इसका स्क्वायर किया तो 20 प्लस 2, ये 10 टर्म्स है। तो जब हमने 10 टाइम मैम ये कौन से नंबर क्वेश्चन है? 48, जब आपने 10 टाइम 2 टू 2 को ऐड किया तो कितना आया? पीछे 20 बचा। फिर इनको ऐड अप कर लो, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4, एक्स की पावर अगली आएगी, लास्ट आएगी एक्स की पावर 20। फिर अगला क्या बना? 1/x स्क्वायर, अब यहां से कॉमन निकाल दो, एक्स स्क्वायर। यही आ रहा है ना नरेंद्र? हाँ जी मैम। एक्स के 10 नहीं आएगा अगर एक्स के कॉमन निकाल लिया तो? हाँ जी। 10 नहीं आएगा, सॉरी 18 आएगा। इसका फॉर्मूला लगा दो, कॉमन रेशो कितनी है? एक्स स्क्वायर। कॉमन रेशो 1/x स्क्वायर। तो ये हुआ फर्स्ट टर्म 1 माइनस आर की पावर n, नंबर ऑफ टर्म्स 10, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस 2 को अंदर ले जाओ, ये 20 प्लस 2 22 हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ऐसे करो, 1 मिनट रुक जाओ, कुछ ना करो। एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स की पावर 20, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। यहाँ x की पावर 20 ऊपर ले जाओ, -1, नीचे x की पावर 20 है ना, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 20। देखो ठीक है यहाँ तक? हाँ जी मैम। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 20 आगे कर दो, माइनस निकलेगा उसको नीचे एडजस्ट कर दो, ऐसे 1/x स्क्वायर एक्स की पावर 20 माइनस 1 ओवर मैम एक्स स्क्वायर में कट लो। क्या? मैम ये ਜਿਹੜੇ एक्स स्क्वायर है डिनोमिनेटर वाले कट हो जाने ਨੇ सेकंड टर्म ਵਿੱਚ। नहीं कितने कट हो गए? b ਤੇ 2 ਸੀਗਾ 18 नहीं होगा ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਕੇ x ਦੀ ਪਾवर 20 ਬਣਾ ਲਿਓ। ठीक है मैम। ठीक है, उस तो बाद ऑप्शन ਆਪਾਂ मैच करानी है। ध्यान ਨਾਲ देखो आ दोनों कॉमन आ गए, तो 1 ओवर x की पावर b प्लस 20, ये हो गया x की पावर b माइनस 1, ये हो गया x की पावर 22 प्लस 1 बटा x की पावर b। ये ऑप्शन आता गया, चेक करो। हाँ जी मैम लास्ट ਵਿੱਚ गलती हो गई। ठीक है, ये ऑप्शन आ गया। ठीक है, आपके 50 तक सारे क्वेश्चन हो गए हैं। आप आगे
और ट्राई करेगा। जो शॉर्टकट वाला था ना प्रभजोत, यस मैम। वो 64th क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट मार्क में करा दो। ओके मैम, याद करा देना दोबारा से प्रभजोत। ठीक है मैम, कोई बात नहीं। मैम आज 50 तक हुए हैं। हम जो 30 सेकंड का मैं उसमें 17 है ना, 3 and 17 32 30 seconds 32 some there are n e m between 3 and 17। ठीक है मैम। एक्सक्यूज मी मैम, मैम एक क्वेश्चन रह गया 35 क्या 35 क्वेश्चन रह गया। 35 तो करा दिया। अच्छा आज ही तो है। हाँ अभी मैं तो चली कर गई, दिया। मैं रिकॉर्डेड नहीं देख रही थी। एक्सक्यूज मी मैम, मैम ये जो हमारे पास है इसमें सीक्वेंस मिक्स है ना? कौन से मिक्स? हमने आज किया है उसके मिक्स है ना इसके अंदर? हाँ जी, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो मैम फिर हमसे ये अभी तो नहीं होंगे ना, अभी तो टॉपिक पड़ा है हमारा। बस जो जो साथ में करा रही हूँ तभी तो 60 तक डाउट नहीं है। ओके 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 मैम। मैम 50 तक आप करवा चुके हो इस टॉपिक में से हाँ जी, सारे टॉपिक्स। अब जो आगे करेंगे वो 50 के आगे वाले टॉपिक्स होंगे। वो 50 के आगे वाले क्वेश्चन होंगे प्लस टॉपिक्स अभी चल रहे हैं साथ साथ। मैम सीक्वेंस एंड सीरीज की कितनी क्लासेस हो चुकी हैं पहले? इससे पहले एक सीक्वेंस सीरीज का पार्ट होता है एपीजीपी एचपी, वो सारा खत्म हो चुका है। अब ग्रेजुएशन वाली हमारी सीक्वेंस सीरीज चल मैम रही वो है। तो नॉर्मल +1 +2 वाला ही है ना, वो तो हो ही जाएगा ना। हाँ जी। ओके मैम। मैम बाकी जो हमारे नोट्स होंगे अभी वो मेरे पास पहुंचे नहीं है, वो नोट्स में भी मिल जाएगा ये सारा? हाँ जी, नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। आप ग्रुप में एक बार मैसेज कर देना, क्योंकि आपने शायद आज ज्वाइन किया होगा। ये नहीं जो मैम, मैंने टॉपिक कल जैसे पेमेंट कर दी थी तो वो कह रहे थे नोट्स डिस्पैच हो गए हैं, तो वो वो 2-3 ठीक है, दिन में। वो आप उनसे बात कर लेना अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए। सॉफ्ट के लिए क्या है, 3 दिन पहले ये टॉपिक डल गया था क्लास में, तो आप ग्रुप में मैसेज कर देना, कोई ना कोई आपको रीसेंड कर देगा। सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस ना मैम? हाँ जी। मैम और भी इसके अलावा कुछ है मतलब इस टॉपिक में से? ये अभी चल रहा है, देखो साथ में सीक्वेंस सीरीज ग्रेजुएशन प्लस +1 +2 दोनों ही चल रहे हैं। नहीं मतलब आई मीन मैम जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज की जो अभी मैंने ग्रुप में बोला था कि मुझे वर्कशीट भेज दो, वो भेज दी थी किसी ने, उसके अलावा भी कोई वर्कशीट है? 2-3 है, देखो एक तो ग्रेजुएशन की बुक के कुछ पेजेस हैं जो ग्रेजुएशन वाले हैं, साथ में एक जेरोक्स काइंड ऑफ जिसपे बंसल एकेडमी का लोगो है, एक वो वाली। अच्छा मैम मैं ग्रुप में क्या मतलब बोलूं उनको, क्या क्या समझ में आएगा? किस टॉपिक, इसी टॉपिक की सारी नोट्स बोल दूं? हाँ, ग्रुप में लिख दो सीक्वेंस सीरीज के सारे टॉपिक्स के नोट्स मुझे सेंड कर दो। मैं ड्यूटी लगा देती हूँ किसी की, प्रभजोत आप सेंड कर दो। ओके मैम, अभी भेज देती हूँ। हाँ, प्रभजोत भेज देगी। मैम ओनली सीक्वेंस एंड सीरीज के एपीजीपीएचपी के या सारे शुरू से? प्रभजोत यस मैम। यार अपना नंबर दे दोगे मुझे? मैं आपको मैसेज कर देती हूँ अभी। ओके ठीक है, ठीक है।